तो नमस्कार, मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से टॉप 40 प्रश्न। ये आपकी आगामी सभी हिंदी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और बता दूं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आदिकाल के प्रश्न लिए गए। जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास है उसमें जो आदिकाल है उसी से टॉप 40 प्रश्न लिए गए हैं। तो आप किसी भी हिंदी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको एक बार ज़रूर से ज़रूर देखिए और इससे समझिए कि हमें कैसे जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले एक और बात कहना चाहूँगी। देखिए, इसमें मेरा पर्सनल कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए इस समय चैनल बिल्कुल लो में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना ही ज़्यादा एड्स भी लगना बंद हो गए, क्योंकि मैं वीडियोज़ ही नहीं डाल पाती हूँ। ठीक है, बट आज मैंने सोचा क्यों ना आगामी कुछ परीक्षाएं आने वाली हैं तो उनके लिए आप सभी के साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाए, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएँ। क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बहुत परेशान हैं। देखिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। अब आपने लक्ष्य चुन लिया है तो लक्ष्य के लिए परेशान तो होना ही पड़ेगा। और परेशान होने से नहीं, लेकिन हाँ, सही दिशा निर्देश में सही रणनीति से काम करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। टाइम लग सकता है ना। तो चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो है ये है हमारी आज की PDF, जिसमें हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं टॉप 40 प्रश्न। तो खूब अच्छे से मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, जिससे आपको निश्चित सफलता मिल जाए। आपको पता है कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और बीच में ही अटक गए तो फिर भाई आप कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, है ना। तो आपको अपना जो लक्ष्य है उस पर निरंतर फोकस करना है ना। तो चलिए भाई, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने पहुंच चुका है कि रामचंद्र शुक्ल, चाहे तो आप लोग भी साथ साथ आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर अपना स्कोर बता सकते हैं कि 40 में आपने कितने सही किए। 40 में यदि आप 30 सही कर लेते हैं तब भी अच्छा है, 25 सही कर लेते हैं फिर भी अच्छा है, लेकिन आप 35 का टारगेट करिए, 30 से 35 तक का टारगेट करिए कि सही होने चाहिए, तभी आप टॉप लेवल में आएंगे। आपको पता है आज जब आप टॉप लेवल में आएंगे तभी आप जो है आगे बेहतर कर पाएंगे, है ना। चलिए, पहला ये भी समझ लीजिए कि यदि आप इसमें नहीं कर पा रहे हैं तो आप तैयारी करिए और मेहनत करिए। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है? तो कई बार बताया है कि 4 प्रकरणों में। आदिकाल जो है उसको 4 प्रकरणों में और जो भक्ति काल है उसको 6 प्रकरणों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, का तरुवर पंचबिडाल। और ये प्रश्न जो यहाँ पे मैंने बनाए हैं, मैंने सीधे बुक की जो थ्योरी है उससे बनाए हैं, लेकिन ये सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो UGC नेट JRF की हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, PhD एंट्रेंस हो, ठीक है, TGT PGT हो, मतलब हिंदी की कोई भी परीक्षा हो। आपको पता है सभी रामचंद्र शुक्ल का इतिहास बताते हैं पढ़ने के लिए, है ना। तो चलिए, का तरुवर पंचबिडाल, यहाँ से का पकड़ लीजिए और यहाँ पे का पकड़ लीजिए, बस इन्हीं को ऐड कर दीजिए, का तरुवर पंचबिडाल कंडपा। ठीक है, बस इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है प्रश्न 3, सिद्धों ने निर्वाण के 3 अवयव माने हैं, इसमें कौन नहीं है? निर्वाण एक और आपको बता दूं, निर्वाण कहाँ पे हुआ है? पौंचर्यू में। सीता जी ने निर्वाण, मतलब वहाँ पे सीता जी जो है चाहती हैं कि अब हमें किसी जन्म में फिर से स्त्री जन्म ना लेना पड़े, इसलिए वो निर्वाण करती हैं पौंचर्यू में। ठीक है, जैन साहित्य है ना उसमें, इसलिए। तो यहाँ पे जो है ज्ञान, इसमें शून्य विज्ञान महासुख का प्रयोग किया गया है, लेकिन ज्ञान का नहीं किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, प्रकृति की अंतिम अवभ्रंश अवस्था। प्रकृति की जो अंतिम अवभ्रंश अवस्था है, हिंदी साहित्य का आविर्भाव वहीं से माना जाता है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चलिए, प्रश्न नंबर 5, निम्न में से किसको रसायनी माना जाता है? जो नाथ में 9 नाथ हैं उनमें नागार्जुन जो है रसायनी माने जाते हैं। सिंपल सा प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने किस सिद्ध की भाषा को पुरानी टकसाली कहा है, मतलब परिनिष्ठित कहा है? तो वो है कंडपा। ध्यान रखिएगा, 84 सिद्ध हैं, ठीक है, और उसमें 4 जो है योगिनी हैं। योगिनी मतलब स्त्रियां हैं 4। ठीक है, कुमारपाल प्रतियोद से संबंधित सही कथन है, सोमप्रभु सूरी की रचना है, सही है। इसमें गद्य पद्य संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा गया, सही है। इसमें संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश की दोहा शैली का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। यह सभी सही हैं। ठीक है, इस समय जो है ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बागविलास। ये जो है रीतिकाल से प्रश्न आ गया है तो इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाँ फिर भी बागविलास जो है ठाकुर की है। तुलनात्मक आलोचना पदम सिंह शर्मा ने की है। ये आपका कई जगह प्रश्न पूछा गया है, आप उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर के पेपर।
तो उसमें आपको मिलेगा। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को जो है इसकी आलोचना करते हुए कहा है ये शक्कर की रोटी है। और बिहारी जी का जन्म 1595 में हुआ है और बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। इसमें नीति श्रृंगार के दोहे लिखे गए हैं, नीति के लिखे गए हैं, भक्ति के लिखे गए हैं, श्रृंगार के लिखे गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर है दब्ब साहे प्यास के रचनाकार देवसेन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। 11 नंबर, जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, प्राकृत जो है बोलचाल की भाषा ना रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। तो ये जो है आपका प्रकरण 2 में आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पंडित साल सत्य बखाड़े, तो ये सरपा की पंक्ति है और यहाँ पे जो पंक्तियाँ ली गई हैं ये यही हैं जो पूछी जाती हैं, इन्हीं से आते हैं हर बार। गंगा जमुना माझेरे, तो ये जो है गंगा जमुना माझेरे ये डोम विपागी है। ठीक है, गंगा जमुना माझेरे डोम विपागी है। सरपा को प्रथम कवि किसने माना है? प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है कि बच्चन मूलतः आत्मानुभूति के कवि हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, ये रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। 16 नंबर है रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का प्रकाशन समय 1908 में ही लिख दिया गया था, लेकिन 1929 में ये प्रकाशित हुआ है। श्रावकाचार्य के रचनाकार देवसेन है और गृहस्थ जीवन पर लिखी गई रचना है। 18 नंबर है शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? तो शब्दानुशासन हेमचंद ने लिखी है। अब सही प्रश्न है कि शब्दानुशासन में किस भाषा का वर्णन नहीं किया गया है? तो संस्कृत का किया गया, प्राकृत का किया गया, अपभ्रंश का किया गया, लेकिन अवहट्ट नहीं है। 20 नंबर प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में देश भाषा की कितनी पुस्तकों का वर्णन किया है? तो 8 का किया है, कुल 14 का किया है। 8 हैं जो देश भाषा में और 4 जो हैं वो साहित्यिक भाषा में। जो 4 हैं उनका नाम नोट कर सकते हो आप लोग, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। और देश भाषा की जो 8 हैं वो कौन कौन सी हैं? ये यहाँ पे हैं, ये खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमंग चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहली और विद्यापति पदावली। ठीक है, ये 8 हैं। डिंगल किस बोली को कहा गया है? तो डिंगल और पिंगल बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। डिंगल पृथ्वीराज रासो से संबंधित है, राजस्थानी और अपभ्रंश मिश्रित है, पिंगल ब्रज और अपभ्रंश से मिश्रित है। और वैसे जो पृथ्वीराज रासो इसमें डिंगल और पिंगल दोनों का प्रयोग किया गया है। हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं, ध्यान रखिएगा। जो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास लिखा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने जो सामग्री ली है वो वियोगी हरि से ली है। वियोगी हरि की जो ब्रज माधुरी सार है श्याम सुंदर दास की हिंदी कोविद रत्नमाला से ली है। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी से ली है, लेकिन यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो श्याम सुंदर दास होगा। 23 नंबर प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल की जो त्रिवेणी है वो किस कवि का वर्णन नहीं है उसमें? तो वो कबीर नहीं है इसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ जो नवरत्न लिखी गई है मिश्र बंधु के द्वारा, उसमें जो नवरत्न हैं वो कौन कौन से हैं? तुलसी, कबीर, जायसी और जो आपके केशव हैं, मतिराम हैं, भूषण हैं और बिहारी हैं, चंद्रबरदाई जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये 9 जो हैं नवरत्न, उनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अपने इतिहास में, लेकिन किसी प्रकरण में नहीं कहा है। जो सामान्य परिचय दिया है उसमें कहा है, ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को, अब यहाँ पे भक्ति काल का प्रश्न मैंने ले लिया है कि ये 6 प्रकरणों में बांटा गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। 26 नंबर कवियों के परिचयात्मक विवरण, इन्होंने परिचयात्मक जो विवरण लिया, देखिए एक तो जो आपकी कविता कौमुदी से लिया है सामान इन्होंने, और ब्रज माधुरी सार से लिया है, और जो कोविद रत्नमाला है उससे लिया है। वहीं जो इन्होंने परिचयात्मक वर्णन लिया है कवियों का वो लिया है मिश्र बंधु से, रामचंद्र शुक्ल ने। ब्रज माधुरी सार के रचनाकार जो हैं वियोगी हरि हैं, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविताएं राहुल सुकृत्यायन का है। 29 नंबर प्रश्न बहुत ही शानदार है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के समय को आदिकाल किस आलोचक ने कहा है? तो आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है, वीर गाथा कल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो ये जो नामकरण हुआ है उसको भी आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आदिकाल के रचनाकार नहीं है, देवसेन है, नरपत नाल है, अब्दुल रहमान है, श्रीधर पाठक नहीं है। अगला प्रश्न जो हमारा है कि अपभ्रंश की योग से, अपभ्रंश की योग से जो शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में कहा है।
अब राउलवेल से संबंधित प्रश्न है कि राउलवेल जो है किस प्रकार की रचना है। तो राउलवेल जो है रोडा कवि की है, 10वीं सदी में लिखी गई है। चंपू काव्य है, प्रथम शिलांकित काव्य है। एक और इसमें आता है कि ये नक्सिक वर्णन भी इसमें किया गया है। नक्सिक वर्णन मतलब नायिका की जो है पैर से लेकर चोटी तक का श्रृंगार वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना नहीं है। कीर्तिलता है, कीर्ति पताका है, पुरुष परीक्षा, लेकिन कीर्ति लहर नहीं है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, इस समय का जो पैटर्न है उसके अनुसार प्रश्न है कि अमीर खुसरो से संबंधित असत्य कथन कौन सा है। तो यह प्रथम खड़ी बोली के कवि है, सही है। जो योद्धा में इनकी पंक्ति है, सही है। इसमें उक्त व्यचित्र की प्रधानता, ये भी सही है। तो असत्य नहीं सत्य, तो यहाँ पे सभी सत्य हैं, ठीक है। और जो राम कुमार वर्मा है, उन्होंने इनको अमीर खुसरो को प्रथम अवधी कवि कहा है, अवधी का कवि कहा है, ठीक है। चलिए, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट द्वारा में पूछा गया है डायरेक्ट, बस थोड़ा सा हेरफेर किया है मैंने कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। साथ ही विद्यार्थियों, आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि जो रामचंद्र शुक्ल के हैं, इनकी भाषा ही कुछ ऐसी है जैसे पुरानी भाषा, पीछे, बहुत पीछे, ध्यान देना, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। जैसे बहुत पुरानी, बहुत पीछे, बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। और ये प्रकरण 4 में पूछा गया है। ये प्रकरण 4 में इसका वर्णन किया है। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था कि किस प्रकरण में ये दिया गया है। तो इसका प्रकरण 4 का जो पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, उसी में ये कथन दिया गया है। विद्यापति थे, विद्यापति जो थे ये शैव थे। विद्यापति ने लगभग 14 रचनाओं की जो है 14 रचनाएं लिखी हैं, जिसमें कुछ संस्कृत की हैं, संस्कृत की अधिक हैं, कुछ जो है अभ्रंश की हैं और एक मैथिली की है, ठीक है। शैव जो हैं ये विद्यापति शैव हैं, आलवार नहीं है, वैष्णव नहीं है। शैव मतलब अद्वैतवादी, ठीक है। अद्वैतवाद जो शिव से संबंधित हैं वो अद्वैतवादी हैं, जो विष्णु से संबंधित हैं वो वैष्णव हैं। यहाँ पे जो है प्रश्न है 38 नंबर की, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत ही सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति की किस रचना के लिए कहा है? ये पदावली के लिए कहा है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैथिली, खड़ी बोली, अवधी ब्रजभाषा। आज का अंतिम प्रश्न है कि जनता के बीच इसकी गूंज बनी रही, पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। कथन किस रचना के लिए है? रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये है परमाल रासों के लिए। बीसल देव रासों में प्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया, जैसे पृथ्वी रासों में 12 मासा का वर्णन किया गया है 12 महीनों का, वैसे बीसल देव रासों में प्रथम बार किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के 40 प्रश्न। आप सभी को कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई, तभी जो है आप सभी के लिए भक्तिकाल की क्लास आएगी। भक्तिकाल में इसी तरीके से जो पूरा भक्तिकाल, भले ही 50 प्रश्न बन जाएं, 60 प्रश्न बन जाएं, लेकिन पूरा भक्तिकाल कवर किया जाएगा। तो बस आप सभी अपना फीडबैक दीजिएगा। और साथ ही आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए फ्री टेलीग्राम चैनल। जैसे आप पेड कोर्स कहीं ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे PDF आपको उपलब्ध कराई जाती है, डाउनलोड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं। उसी तरीके से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, लगभग 8-9 से लोग जुड़े हैं। तो वहाँ पे लगभग 480 PDF बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है।